स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए सारणिक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। मैं 2 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था सारणिक मैट्रिक्स में डिफरेंस, सारणिक एक वर्गाकार होती है, उसकी परिभाषा वगैरह बताई थी मैंने आपको, और 1/1 की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, 2/2 की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। पार्ट 3 में मैंने आपको 3/3 मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि 3/3 जो मैट्रिक्स है वो कैसे सॉल्व की जाती है। वैसे शायद मुझको लगता है कि आप सभी की सभी 3/3 की मैट्रिक्स सॉल्व करना सीख गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उप सारणिक के बारे में कि उप सारणिक क्या होती है। उप सारणिक देखो, अभी से जो चल रहा है वो आपका चैप्टर 4 का बेसिक नॉलेज चल रही है, ठीक है। बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज हमारी अच्छी है, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। बेसिक नॉलेज जरूरी है, बिना बेसिक नॉलेज प्रश्न करना क्या है, अधूरा है। तो अब से देखते हैं सारणिक है। जो सारणिक होती है, जैसे हमारे पास कोई सारणी है, कोई हमारे पास सारणिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A24, 31, 32, 33, ये हमारे पास कोई सारणिक है। अब देखो, वैसे मैंने आपको बता दिया होगा, जिसने भी नहीं देखा है वो मेरी मैट्रिक्स की फर्स्ट वीडियो देखें। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया है सारणिक के लिए मैट्रिक्स जरूरी है। तो देखो, जो ये हमारे 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, 2/1 है, 2/2 है, 3/3 है, ठीक है, ये हमारी हैं अवयव की स्थिति है। ये क्या है? अवयव की जो पोजीशन है कि अवयव कहाँ पर है। जैसे 2/2 इसका मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव है। 3/3 इसका मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसका 2/1 इसका मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। इनको हम I/J से प्रदर्शित करते हैं। देखो, I और J होते हैं, ये अवयव की स्थिति को बताते हैं। जो I और J हैं ये क्या बताते हैं? अवयव की स्थिति है, उसको बताते हैं कि अवयव कौन सी जो सारणी है या मैट्रिक्स है कि इसकी स्थिति कहाँ है, ठीक है। मैं कह दूँ 2/3 इसका अर्थ है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहले पंक्ति होती है और बाद में स्तंभ होता है। अब हमें लेकिन हम बात करते हैं उपसारणिक की। तो उपसारणिक वैसे मैंने आपको प्रश्न कराए थे 3/3 को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें मैं उपसारणिक भी बताई थी। फिर भी मैं अलग से बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे हमें A11 की उपसारणिक चाहिए, तो जिसकी हमें उपसारणिक चाहिए उसको हम उसकी जो लाइन है उससे संबंधित जो लाइन है उसको हम काट देते हैं। तो A11 से संबंधित लाइन ये है और ये है, इसको हमने काट दिया है। जो कुछ बचा है वो उसकी क्या है? उपसारणिक है। बच क्या गया? A22, A23, A32 और A33। जैसे मुझे ज्ञात करना है A12 की उपसारणिक, तो A12 की हमें उपसारणिक करनी है। तो A12 से संबंधित जो भी लाइन है उसको काट देंगे। A12 से संबंधित देखो ये वाली लाइन है, इसको काट दिया पूरी, और A12 से संबंधित ये लाइन है, इसको काट दिया है। जो बच गया है वो क्या है? उपसारणिक है। तो इसकी उपसारणिक हो जाएगी। देखो, हमने कौन कौन सी काट दी है? ये वाली काट दी है, तो क्या जाएगा? A21, A23, A31 और A33, ये हमारी क्या जाएगी? उपसारणिक आ जाएगी। तो उपसारणिक के लिए उसकी जो संरचना है उसको हम काट देते हैं, उस लाइन को, संबंधित लाइन को, और जो कुछ बचा होता है वो क्या होती है? उपसारणिक होती है। इसकी शॉर्ट स्किन ले लें। मैं एक और उदाहरण बता देता हूँ आपको, ले ली होगी शॉर्ट स्किन। उपसारणिक निकालना हमसे जरूरी आना चाहिए।
जैसे हमारे पास कोई प्रश्न है 2 4 6 3 1 2 5 1 6। अब देखो इसकी हमें मैं कहूँ आपसे कि 2 की उपसारणिक क्या होगी? 2 की उपसारणिक होगी, 2 वाली लाइन को काट देंगे। 2 वाली लाइन कौन कौन सी? ये वाली है और ये वाली है, ये काट दी, बच्ची कुछ क्या हो जाएगी? इसकी उपसारणिक 1 2 1 6। जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक की उपसारणिक क्या होगी? देखते हैं 1। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले 1 की उपसारणिक। तो देखो ये वाली लाइन पूरी कट जाएगी और ये पूरी कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा? 2 6 और 5 6। समझ में आ गई होगी उपसारणिक। देखो जब भी आपको उपसारणिक निकालनी है तो उपसारणिक में जिसकी भी निकालनी है उससे संबंधित लाइन को कैंसिल कर देते हैं और जो बचे कुछ जो अवयव हैं वो उसके उपसारणिक अवयव होते हैं। समझ में आ गई होगी। जैसे मैं 3 को करना चाहता हूँ तो 3 से संबंधित लाइन कौन सी है? एक ये है, एक ये है, इसको काट देंगे तो ये वाली और ये वाली इसकी उपसारणिक बन जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? अब हम इसका शॉर्ट स्किल ले लें और उसके बाद हम बात करते हैं सहखंड की। जो उपसारणिक है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। ध्यान रखना है, जो उपसारणिक है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MIJ से। अब हम बात करते हैं सहखंड की। सहखंड, देखो सहखंड का एक फॉर्मूला होता है -1 I + J MIJ। देखो I और J ये क्या है? अवयव की स्थिति को बताते हैं। I और J क्या है? अवयव की स्थिति को बताते हैं। ये J है, ठीक है। सहखंड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? -1 की पावर I + J और MJ, ये क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं सहखंड क्या होता है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं आपको, ABCDEFGHI, ये हमारे पास कोई अवयव है और मैं कहूं आपसे कि A का सहखंड, देखो A का सहखंड, जिसका भी सहखंड, देखो इसका मतलब क्या है? MIJ का मतलब होता है उपसारणिक। क्या होता है? उपसारणिक। इसका मतलब आपको एक ही उपसारणिक को लिखनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? -1, तो -1 लिख दिया। फिर लिखना है I और J, मतलब आपको कौन सी पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है। तो बताओ जो A है इसकी पंक्ति कौन सी है? पहली, और स्तंभ भी कौन सा है? पहला। तो I की जगह पहली, I का मतलब होता है पंक्ति। कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति है। J का मतलब पहला स्तंभ है। M का मतलब होता है MIJ का मतलब होता है उसकी उपसारणिक। अब बताओ हमें निकालना है A का सहखंड, तो A की उपसारणिक क्या हो जाएगी? इस वाली A से संबंधित लाइन को काट देंगे तो क्या हो जाएगी? EFHI, ठीक है। तो A का सहखंड क्या हो जाएगा? ये वाला। A का सहखंड कौन सा हो जाएगा? ये वाला। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि D का सहखंड, -1 के स्थान पर -1। अब देखो D का कर रहा हूं, D। तो D में पंक्ति कौन सी है? दूसरी पंक्ति है। स्तंभ कौन सा है? पहला। पंक्ति दूसरी। I का मतलब होता है स्थिति, I और J, मतलब I का मतलब होता है पंक्ति में स्थिति और J का मतलब होता है स्तंभ में स्थिति। तो I कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है? पहला है। और उसके बाद इस D का क्या करना है? उपसारणिक बनानी है। MIJ का मतलब होता है क्या? उपसारणिक।
तो बताओ डी की उपसारणिक क्या हो जाएगी, डी से संबंधित लाइन को हम काट देंगे तो क्या बच जाएगा, वी सी एच आई। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसकी शॉर्ट स्किल ले लें, एक दो और बताऊंगा उदाहरण, ले लें इसकी शॉर्ट स्किल। ले ली इसकी शॉर्ट स्किल, एक उदाहरण और बता देता हूं आपको। कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई सारणिक का 2 4 6 1 3 5 7 9 11। अब मैं कहूँगा आपसे कि 3 का सहखंड लिखो, 3 का सहखंड। तो देखो 3 का सहखंड हमारे पास पता है -1 के स्थान पर -1, आई और जे, आई मतलब पंक्ति, आई पंक्ति और जे स्तंभ, 2 + 2 दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। एम आई जे का मतलब होता है, एम आई जे का मतलब होता है उपसारणिक। क्या होता है? उपसारणिक। उपसारणिक होता है। तो इसकी 3 की उपसारणिक क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन कैंसिल और ये वाली लाइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 6 7 11। ठीक है। अब हमें जैसे मैं एक और लिखा देता हूं कि आपको निकालनी है 11 की, किसकी, 11 की, 11 का सहखंड, 11 का सहखंड निकालना है, फॉर्मूला -1। ठीक है। अब देखो आई क्या है, 11 में आई मतलब पंक्ति, पंक्ति कौन सी है, तीसरी है, स्तंभ भी कौन सा है, तीसरा है। इसकी हम क्या बना देंगे, सारणिक। सारणिक के लिए इससे संबंधित जो लाइन है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। काट दी तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 4 1 और 3। ठीक है। जहां तक मेरा मानना है आपके समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन में तो मैं आपसे पूछ भी लेता, समझ में आ गया, आप बोलते हाँ, तो मेरी आदत है, आ गया तो खड़ा हूँ, बता कैसे क्या है। तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता, लेकिन मैं अनुमान लगाता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो उपसारणिक और सहखंड। अब हम इसके गुणधर्मों के बारे में बात और करते हैं। कुछ इसके सारणिकों के गुणधर्म हैं जो आपको एक काम आएंगे। देखो सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के क्या है, कुछ गुणधर्म है। देखो जैसे हमने कोई हमारे पास सारणिक है, ठीक है, उस सारणिक का हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। आपने मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करना, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया शायद, वैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ ली है, तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज किया होगा आपने, क्या ट्रांसपोज किया होगा। तो ट्रांसपोज करते हैं, तो उसमें जो ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स में, तो ऐसे हमें सारणिक में भी हम ट्रांसपोज करते हैं, तो हमेशा उसकी जो वैल्यू आएगी वो कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। सारणी की ट्रांसपोज जो वैल्यू, जैसे सारणी है, सारणी की हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसके संख्यात्मक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पहला गुणधर्म यह है हमारा, सारणी का ट्रांसपोज करने पर सारणिक का ट्रांसपोज करने पर सारणिक के संख्यात्मक मान में, सारणिक के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका गुणधर्म है, सारणिक का ट्रांसपोज करने पर सारणिक के जो संख्यात्मक मान है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारे पास कोई भी सारणिक है, ट्रांसपोज करना आप जानते हैं, पंक्ति को
जो पंक्ति हैं उनको तो हम किस में चेंज कर देते हैं, स्तंभ में, और स्तंभ किस में हो जाता है, पंक्ति में। तो जैसे हमारे पास कोई भी सारणिक है 2 4 1 3 1 5 4 3 1, ठीक है। चलो इसको दोबारा से लिख दिया था मैंने। 6 7 8, ठीक है। ये कोई हमारे पास क्या है, सारणिक है 2 4 0 और 3 1 5 6 7 8। इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, इसका संख्यात्मक मान निकालते हैं। पहले तो हम क्या निकालते हैं, इसका संख्यात्मक मान निकालते हैं। तो हम किसके सापेक्ष निकाल लेते हैं, R1 के सापेक्ष निकाल लेते हैं इसका संख्यात्मक मान। तो R1 के सापेक्ष इसका संख्यात्मक मान निकालेंगे, तो R1 के सापेक्ष निकालते हैं। तो देखते हैं पहले प्लस माइनस प्लस, तो 0 मैंने इसलिए कि पूरा पद 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, प्लस के 2 की हम क्या बना लेंगे, उपसारणिक बना लेंगे। तो 2 की उपसारणिक, ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, क्या बच गया 1 5 7 8, ठीक है। माइनस के 4 की उपसारणिक, 4 वाली पूरी लाइन कैंसिल इधर से, और ऊपर देखो बगल से और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगा 3 5 6 8, समझ में आ रही होगी। 2 की ली तो 2 वाली लाइन ये वाली और ये वाली लाइन कैंसिल, 1 5 7 8, माइनस 4 तो 4 लिया तो 4 वाली लाइन ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 8 और 3 3 5 और 6 और 8 बच गया है। अगला है हमारे पास ट्रांसपोज 0। अब 0 की तो आपको पता है 0 ही आता है, फिर भी इसके लिख देते हैं, ये वाली कैंसिल और ये वाली कैंसिल, क्या जाएगा 3 1 और 6 7। अब देखते हैं 2, इसका गुना किया कितना आ जाएगा 8 और 57 35 माइनस के, ठीक है। माइनस के 4 8 किया 24 5 की 30 माइनस में, और ये तो हमेशा क्या जाएगा 0 होगा। 8 के 24 और 6 पंजू 30। और देखो 2 के स्थान पर 2। अब हमारे 15 में से 35 में से हमारे कितने गए, 8 गए, तो कितने बच गए हमारे पास 7 27, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, किसके, माइनस के, माइनस का 4 पहले से ही है। यहाँ पर क्या बच गया माइनस के 6, प्लस का 0 है तो उसको छोड़ो, ठीक है। अब देखते हैं 27 का गुना ऐसे करेंगे, 7 दूनी 14, कितना जाएगा माइनस के 54 और माइनस और प्लस 24, आंसर कितना जाएगा 30। कोई दिक्कत किसी को, किसका, माइनस का। इस सारणिक का जो आंसर है वो कितना आ रहा है, माइनस के 30 आ रहा है। अब हम इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज भी, मैंने आपको जो नियम है वो लिखाया था, सारणिक का ट्रांसपोज करने पर भी सारणिक के संख्यात्मक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस सारणिक का यदि हम मान निकालें तो इस सारणिक का मान कितना आ रहा है, -30 आ रहा है। तो इसका ट्रांसपोज करके भी देखते हैं, तो ट्रांसपोज करने पर भी इस सारणिक का मान कितना आना चाहिए, -30 आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने पर देखते हैं तो 2 4 0 इधर आ जाएगा, 2 4 0, ठीक है। 3 1 5 6 7 8 6 7 8, ये इसका ट्रांसपोज हो गया है। अब ट्रांसपोज का भी आप मान निकाल लें। देखो अब यदि पहले हमने किसके सापेक्ष निकाला है, पंक्ति के सापेक्ष निकाला है। अब यदि हम इसको स्तंभ के सापेक्ष, कोई जरूरी नहीं है कि आप स्तंभ के सापेक्ष निकालें, पंक्ति के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। तो चलो पंक्ति के सापेक्ष निकालते हैं, R1 के सापेक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले 2 है, प्लस का 2 माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो प्लस का 2 है, इसकी जो सारणिक है वो क्या आ जाएगी, 1 7 5 8। उप सारणिक बनाना तो आप अच्छे से सीख गए होंगे। माइनस के 3, तो -3 से 3 वाली पूरी लाइन कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा 4 7 0 8।
प्लस का 6, प्लस से 6 में पूरी ये लाइन कट जाएगी 6 वाली, 4 1 0 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 8 एकम 8 माइनस के 35 माइनस के 3 8 चौका 32, ये पद क्या हो जाएगा, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा। प्लस के 6 5 चौका 20 और 0 से जो टकराएगा वो खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 27 कितना जाएगा, 27 माइनस 3 कितना जाएगा, 32 प्लस के 6 कितना जाएगा, 20। 27 गुना 54, ठीक है। अब 32 का करेंगे तो 32 दिया 96 और 120। अब देखो इसको हम करेंगे काट पीट कर, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए हमारा, पहले कितना आया था, पहले शायद 30 आया था क्या, तो क्या हो जाएगा 120 54 96 घटा देंगे, इसमें से कुछ गलती आ रही है सर, मिस्टेक आ रही है, 1 मिनट दोबारा से करते हैं इसको। उसका वैल्यू निकाल देते हैं एक बार में, इसकी दोबारा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 2 के बाद ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, 8 और 35 8 माइनस के 35 8 माइनस के 35, ठीक है। सॉरी इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, क्या था, चलो इसकी मैं बना लेता हूँ एक बार और इसकी अलग से बना लूँगा। 2 की क्या हो जाएगी, 1 7 5 8 माइनस के 3 की हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 7 0 8, फिर किसकी जाएगी, प्लस 6 की ये वाली कैंसिल हो जाएगी, 4 1 0 5, ये कितना आ जाएगा, 2 8 माइनस के 35 माइनस के 3 8 चौका 32 माइनस 0 कितना जाएगा, प्लस के 6 5 चौका 20 माइनस 0 2 माइनस के 27 3 माइनस 32 और 6 20 माइनस के 54 माइनस के 96 प्लस के 120, ठीक है। 54 और 96 160, सॉरी 150 माइनस के 150 और प्लस के 120 कितना जाएगा, माइनस के 30। पहले का भी आंसर माइनस का 30 ही आ रहा था, जब हमने ट्रांसपोज नहीं किया है, सारणिक का ट्रांसपोज नहीं किया, जब भी आंसर क्या आ रहा था, माइनस का 30, और हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया है, जब भी इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 30। तो हमेशा ध्यान रखना है, सारणिक का ट्रांसपोज करने पर, सारणिक का ट्रांसपोज करने पर, सारणिक का यदि हम ट्रांसपोज करें तो सारणिक का जो संख्यात्मक मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि सारणिक का पहला संख्यात्मक माइनस 30 आ रहा है तो इसका ट्रांसपोज करने पर भी इसका मान माइनस 30 ही आएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट नियम, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। नेक्स्ट नियम है इसका, यदि दो पंक्ति हैं, ठीक है, दो पंक्ति या दो स्तंभ कोई समान है, यदि सारणिक में दो पंक्ति और दो स्तंभ समान है तो उसके सारणिक जो मान है उसका संख्यात्मक मान 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि समय का हमें आधे घंटे की वीडियो ही बनानी है, तो समय के पाबंद के हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके नेक्स्ट जो गुणधर्म है उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप प्रैक्टिस करें,
बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ही और आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करें, सवाल करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल मैं और नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू।